हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हिंद महासागर में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। जी हां दोस्तों, ओमान में मिला भारत को सबसे बड़ा पोर्ट। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला मास्टरमाइंड यामीन का हुआ हृदय परिवर्तन। अब भारत को लेकर कर रहा है भारत के साथ दोस्ती की बात। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर क्यों मालदीव अचानक भारत के प्रति दिखा रहा है प्यार। साथ ही साथ आपको एक से एक बड़ी खबर आज बताने वाले हैं कि कैसे बीजेपी आरएसएस के लोगों पर हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को रिपोर्टर की उपाधि देती थी पीएफआई। जी हां दोस्तों, बस बने रहेगा वीडियो अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी आधारित चीज मुमकिन है और बंगाल में बदलाव बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां हिंद महासागर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। ओमान में मिला बड़ा पोर्ट। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। बता दें, हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज घूम रहे हैं। इन जासूसी जहाजों की मौजूदगी पर भारत ने कई बार कड़ा ऐतराज जताया है। श्रीलंका के हम्बन टोटा के बाद मालदीव में जासूसी जहाजों की मौजूदगी जैसी खबरों के बीच भारत को हिंद महासागर में बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। भारत को ओमान में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। भारत को डुकम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। डुकम बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिम और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को भी बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, वाकई में इस डील ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए होंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है। इसके लिए पीएम मोदी जी को थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और डोभाल जी को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, उनकी कूटनीति को लेकर। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां मालदीव में इंडिया आउट के मास्टरमाइंड यामीन का हृदय परिवर्तन। कहा, मैं भारत का विरोधी नहीं, मंत्रियों ने संबंध बिगाड़े हैं, मैंने नहीं। जी हां दोस्तों, मालदीव में इंडिया आउट जैसे भारत विरोधी अभियान की सबसे पहले शुरुआत करने वाला ये यामीन अब अचानक से कैसे बदल गया दोस्तों भारत के प्रति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 उप मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो गए। मंगलवार रात पीपुल्स नेशनल फ्रंट कार्यालय में एक सभा में बोलते हुए यामीन ने दावा किया है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए इंडिया आउट आंदोलन शुरू करने के बावजूद उनका भारत के प्रति कोई व्यक्तिगत उद्देश्य या शत्रुता नहीं है। यामीन ने कहा कि इस हद तक कि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि जिम्मेदार पदों पर बैठे 3 लोगों ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अपमानजनक टिप्पणियां की। इसे भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। यामीन ने भारत के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों से खुद को दूर रखने की कोशिश की और दोहराया कि इंडिया आउट आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य मालदीव के क्षेत्र से भारतीय सैनिकों को हटाना था। दोस्तों, आपको बता दें, अब्दुल्ला यामीन को चीन का समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में भारत के साथ जमकर दुश्मनी मोल ले ली थी। यामीन ने भारत से अपने हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान को वापस बुलाने की भी अपील की थी। यामीन ने अवैध तरीके से चीन को एक द्वीप भी देने की कोशिश की थी। उन्होंने मालदीव को चीनी कर्ज के जाल में भी फंसा दिया था। जी हां दोस्तों, बहरहाल अब अचानक से कैसे यामीन के सुर बदले हैं दोस्तों, जबकि यामीन ने ही इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं, कहीं ना कहीं मालदीव को पता चल चुका है कि चाइना के साथ दोस्ती यानी कि देश को मुसीबत में डालना, और भारत जैसा देश वाकई में किसी भी देश को उबारने की कोशिश करता है संकट से, ना कि संकट में डालने की। साथ ही दोस्तों, सबसे और दूसरा बड़ा कारण ये लग रहा है, जैसे आईएमएफ ने बड़ी चेतावनी दी है मालदीव को, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो सकता है मालदीव का हाल। और यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि अब मालदीव की मौजूदा सरकार को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ दुश्मनी वाकई में उसको महंगी पड़ रही है और अब भारत के प्रति सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। यही नहीं, मुजू ने भी ये कहा है कि मालदीव उन सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है जो उसकी सीमा को मान्यता देते हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि उनका देश किसी देश का बैकयार्ड नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों, मुजू ने अपने ताजा बयान में भारतीय सैनिकों को लेकर भी हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की बातचीत के दौरान गुस्सा दिखाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहरहाल अब लग रहा है कि भारत के साथ भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता मुजू, और अब भारत के प्रति प्यार दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, अब समय है भारत को भी अपना रंग दिखाने का। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय बताएगा जरूर। साथ ही साथ चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां दुनिया की पसंदीदा बनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सऊदी डिफेंस शो में भारतीय ब्रह्मास्त्र की धूम बम पर ऑर्डर। जी हां, रशिया के सहयोग से बनाई गई भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में पसंदीदा बनकर उभरी है। भारत की यह मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और काकेकस इलाके तक कमाल किए हुए हैं। आलम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कुल ऑर्डर $7 अरब को पार कर गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में पहली पसंद बनती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से भारतीय मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इससे दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। इससे पहले सऊदी अरबिया में चल रहे वर्ल्ड डिफेंस शो में ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने मंगलवार को खुलासा किया था कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का
कुल ऑर्डर अब $7 अरब तक पहुंच गया है। इसमें भारत और निर्यात के ऑर्डर दोनों ही शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रशिया के सहयोग से इस मिसाइल को बनाने के बाद अब ब्रह्मोस के अंदर काफी बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए काफी पैसे का निवेश किया गया है। यही नहीं, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन, फाइटर जेट, युद्धपोत और जमीन से हमला करने में सक्षम वेरिएंट का निर्माण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, 1971 की तरह भारत से मदद मांगने आया बांग्लादेश, म्यांमार की प्रो डेमोक्रेसी मिलिशिया जुंटा पर हो रही हावी। बता दें, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तरी बॉर्डर पर चीन की तो काफी चर्चा होती है, लेकिन देश के पूरब में इन दिनों काफी हलचल है। जी हाँ, म्यांमार में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को अलर्ट करते हुए म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने की सलाह दी है। जो लोग हैं उनसे तुरंत निकलने को कहा गया है। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से 1971 जैसी मदद मांगी है। उसने रोहिंग्या शरणार्थियों के देश में लगातार घुसने को लेकर भारत से गुहार लगाई है, जिससे उन्हें वापस भेजा जा सके। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ये एक ऐसा संकट है जो 3 देशों को प्रभावित कर रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद दिल्ली के दौरे पर आए और उन्होंने भारतीय समकक्ष जयशंकर जी के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय एनएसए के साथ क्षेत्र में स्थिरता कायम रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बातचीत हुई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने अपने देश में तेजी से बढ़ते रोहिंग्या शरणार्थियों के संकट की चर्चा की। ढाका में एक बार फिर शेख हसीना की सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री का यह पहला दौरा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, अमेरिका में OFBJP ने भारत के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को जिताने का बनाया प्लान, करेंगे ये काम। जी हाँ, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, कोई और नहीं बताएगा। जी हाँ, अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यानी OFBJP ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ करने और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटें जिताने के लिए व्यापक योजना बनाई है। समुदाय के नेताओं के मुताबिक इस दौरान भारत में 25 लाख से ज्यादा फोन कॉल किए जाएंगे। अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने 3000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की भी योजना बनाई है, जो पूरे भारत में विभिन्न क्षमताओं में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग 2024 में किस पार्टी को विजयी होते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, और कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता हमेशा की तरह। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां अमेरिका को तगड़ा झटका देंगे खाड़ी के मुस्लिम देश। पुतिन ने दिया भारत वाले S-400 का ऑफर, फंस गए जो बाइडेन। जी हाँ, रशिया मध्य पूर्व में जारी संकट को भुनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रशिया की सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने मध्य पूर्व के देशों को अपने शक्तिशाली एयर डिफेंस हथियार S-400 का ऑफर दिया है। खाड़ी देशों को रक्षा क्षेत्र में परंपरागत रूप से अमेरिका का साझेदार माना जाता है। ऐसे में अगर ये देश रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदते हैं तो ये जो बाइडेन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कंपनी के CEO अलेक्जेंडर मिखेयेव ने हाल ही में S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अपने पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों थार्ड और पैट्रियट से बेहतर है। मिखेयेव के अनुसार S-400 ट्रायम्फ वर्तमान में बाजार पर सबसे प्रभावी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। वर्तमान में यह सिस्टम रशिया, भारत, चीन और तुर्की के पास है। जी हाँ, रोसोबोरोन एक्सपर्ट की कोशिश सऊदी अरबिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों को S-400 सिस्टम को बेचना है। ये देश वर्तमान में आतंकवादियों से हवाई खतरों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ साल में सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात को हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, क्या पाकिस्तान में तय है चुनाव के नतीजे। भारत के पूर्व उच्चायुक्त ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, आर्थिक और राजनीतिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के बीच आज आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के बीच मुकाबला है। इस बीच पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के आम चुनाव सबसे पूर्वानुमानित और सबसे धांधली वाले हैं। अजय बिसारिया ने भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव सबसे अधिक अनुमानित हैं और इनमें सबसे ज्यादा धांधली भी है। पाकिस्तान से आने वाले बयानों को आप देख सकते हैं, इनसे साफ है कि वहाँ के लोगों को नतीजे पहले ही सही स्पष्ट हैं। इतना ही नहीं, सेना चुनाव से पहले बदलाव करने में जुटी है ताकि वो सरकार बना सके। दोस्तों, बिसारिया ने आगे कहा है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नवाज शरीफ और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLN की जीत होगी। मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़े स्तर पर उम्मीद है और जो काफी सटीक संभावना भी है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों पाकिस्तान का हाल देखकर, क्योंकि इमरान खान को तो आउट ही कर दिया गया है। क्या लगता है आपको भी, क्या नवाज शरीफ की ही पार्टी जीतेगी? क्या फिक्स लग रहा है आपको पाकिस्तान का इलेक्शन? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी RSS के लोगों पर बड़ा हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को रिपोर्टर की उपाधि देती थी PFI। ED की चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासे। जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट करने के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में PFI को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि जांच से पता चला है कि PFI ने भाजपा RSS के लोगों पर हमला करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को रिपोर्टर के नाम की उपाधि दी थी। ED का कहना है कि अपराध से अर्जित पैसे का इस्तेमाल युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा था, जो लोगों की जान ले सकता था। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन PFI के खिलाफ दायर अपनी सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया है कि पीएफआई ने अपने लोगों को दुश्मनी की पहचान करने और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने का काम सौंपा था और इस काम को अंजाम देने वालों को रिपोर्टर कहा जाता था। पीएफआई ने बीजेपी और आरएसएस को अपना दुश्मन बताया और उनके खिलाफ हमले करने की साजिश रची थी। ईडी ने कथित 120 करोड़ रुपए के पीएमएलए मामले में 12 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। ईडी ने कहा है कि 120 करोड़ में से 60 करोड़ सीधे पीएफआई के खाते में आए। ये शुद्ध रूप से अपराध की कमाई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।